prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. Hence the rebellious nationalities in the Balkans throughout their struggle as attempts to win back their long lost independence. अब मैं आपको बाल्कन एरिया की कहानी बताने जा रहा हूं। बाल्कन एरिया में बहुत से टेरिटोरी शामिल थे, बहुत से प्रदेश शामिल थे, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो जैसे टेरिटोरी और स्टेट जो है ये शामिल थे बाल्कन एरिया में। लेकिन वहां पर पहले ऑटोमन एम्पायर का शासन था, ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। ऑटोमन एम्पायर जो था एक मुस्लिम एम्पायर था। ऑटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था और वो जो है बाल्कन क्षेत्र के ये सारे स्टेट्स और टेरिटोरी पर उसका एकाधिकार था। उसने अपने ताकत, अपनी शक्ति के दम पर इन पर एकाधिकार कर रखा था। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो ये टेरिटोरी और स्टेट जो है वो ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। ऑटोमन साम्राज्य में कालांतर में इतनी क्षमता नहीं रह गई कि वो इन पर शासन कर सके या इसे अपने अंडर कंट्रोल में रख सके। तो ऑटोमन एम्पायर की इस कमजोरी का लाभ उठाकर ये जो बाल्कन रीजन के जो अलग अलग टेरिटोरी और स्टेट्स थे ये सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। स्वतंत्र घोषित करने के बाद ये जो टेरिटोरी और जो स्टेट्स थे ये आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और ये एक दूसरे पर डोमिनेशन कायम करने का प्रयास करने लगे, एक दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने का, अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास करने लगे। इनके इस आपसी झगड़ों का लाभ उठाकर कुछ यूरोपीय सुपर पावर इनको अपने अधीन कर लेना चाहते थे। और इसी कारण से ये यूरोपियन सुपर पावर जो है ये बाल्कन रीजन को अपने अंडर कस्टडी में लेने के लिए, अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए, उसको अपना कॉलोनी बनाने के लिए, उपनिवेश बनाने के लिए ये यूरोपियन सुपर पावर आपस में ही भिड़ गया। Hence the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle and attempt to win back their long lost independence. The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. ये बाल्कन क्षेत्र के जो रिवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रवादी थे, ये ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया था, स्वतंत्रता इन्होंने प्राप्त किया था। बट हैज सबसेक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। लेकिन फिर से जो यूरोपीय सुपर पावर थे वो इनको अपने कब्जे में इनको लेने का प्रयास किया। Hence the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle and attempts to win back their long lost independence। और एक बार फिर से ये राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोग, जो बाल्कन क्षेत्र के रहने वाले जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी थे, ये अपनी लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की गई स्वतंत्रता को फिर से वापस प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने संघर्ष तेज कर दिया, काफी संघर्ष किया। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence,
the Balkan area became an area of intense conflict. बाल्कन एरिया धीरे धीरे, चूंकि इनमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, तो ये जो अलग अलग जो टेरिटोरी के रूप में जो बटे हुए थे, उन सब के अलग अलग रूलर हो गए, और ये सब चाहते थे कि एक दूसरे टेरिटोरी पर हम अपना डोमिनेशन कायम करें। तो इसलिए वो पूरा बाल्कन एरिया जो था वो वास्तव में कलह का अखाड़ा बन गया। ये आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। ये आपको रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, ये सब जितने भी टेरिटोरियल स्टेट्स थे जो बाल्कन एरिया के अंतर्गत थे, ये सब आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। The Balkans states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others. ये एक दूसरे से जेलस यानी ईर्ष्या करते थे, आपस में ही लड़ते झगड़ते थे, और ये सोचते थे कि एक दूसरे पर हम डोमिनेशन कायम करें, प्रभुत्व कायम करें। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. और इस कारण से वहां जो है मामला काफी जटिल हो गया। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colony as well as naval and military might. These rivalries were very evident in the way of Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans. अब जो यूरोपीय सुपर पावर जो थे, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब जो यूरोपियन सुपर पावर थे, ये सब जो फॉरेन पावर थे, ये चाहते थे कि हम बाल्कन रीजन पर कब्जा कर लें। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। परिणाम क्या हुआ कि बाल्कन रीजन पर कब्जा करने के प्रयास में ये जो यूरोपियन पावर थे, ये आपस में ही भिड़ गए, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण बन गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण था बाल्कन रीजन के लिए यूरोपियन पावर्स का आपस में ही युद्ध करना, आपस में ही भिड़ जाना। नेशनलिज्म अलाइन विथ इंपीरियलिज्म लेड Europe to disaster in 1914. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. राष्ट्रवाद और साथ ही साथ साम्राज्यवाद लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। ये 1914 में ये नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म जो है, ये 1914 में यूरोप के लिए दुर्भाग्यशाली साबित हुआ और यूरोप के लिए विपदा का कारण बन गया, क्योंकि ये नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म जो है, इसके कारण से 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जन्म हुआ। 1914 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और 1918 में उसका अंत हुआ। बट मीनवाइल, लेकिन इसी बीच मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th बिगन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। लेकिन इसी बीच बहुत से ऐसे देश जो यूरोपियन पावर्स के अधीन थे, उसके उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई तेज कर दी, अपना संघर्ष तेज कर दिया, और वो इंपेरियल डोमिनेशन यानी साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। अब वो इन साम्राज्यवादी शक्तियों से, ये यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज जो एक साम्राज्यवादी ताकत के रूप में थे, इनसे इनका विरोध करने लगे और इनसे अपनी आज़ादी चाहने लगे। वो इनका उपनिवेश बनकर नहीं रहना चाहते थे, इनका कॉलोनी बनकर नहीं रहना चाहते थे। खासतौर से एशिया और अफ्रीका के देश जो कि यूरोपियन देशों के गुलाम थे, उन्होंने भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। द एंटी इंपेरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट। The anti-imperial movements that developed
एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट। इस प्रकार से गैर साम्राज्यवादी आंदोलन जिसका विकास हुआ और हर तरफ राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। और ये संघर्ष इसलिए ये यूरोपीय पावर्स के जो अधीन जो देश थे, जो कॉलोनी थे, ये देशों के जो लोग थे, इन्होंने राष्ट्रवादी भावना के तहत संघर्ष किया और ये चाहते थे कि हम देश को आजाद कराएं और एक वन नेशन स्टेट का निर्माण करें। एंड वी आर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। ये चाहते थे कि हम अलग अलग टेरिटोरी, अलग अलग स्टेट में बंट कर न रहें, क्योंकि यही हमारी कमजोरी का कारण है। और इसी कारण से यूरोपीय पावर्स जो हैं हमारी इस कमजोरी का लाभ उठाते हैं, हमारी इस झगड़े का, आपसी झगड़े का लाभ उठाते हैं और हमें गुलाम बना लेते हैं, हमें अपना उपनिवेश बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि हम ये यूरोपियन पावर से हम आज़ादी की लड़ाई लड़ें, आज़ाद हों और हम अलग अलग टेरिटोरी और स्टेट्स में बंट करने रहें, बल्कि हम एक वन नेशन स्टेट का निर्माण करें, क्योंकि एकता में ही बल है। यूनिटी इज द बेस्ट स्ट्रेंथ। हॉट इन कॉन्फ्रंटेशन विद इंपेरियलिज्म, और वो साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करने लगे। यूरोपियंस आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वे आर नाउ रिफ्लेक्टेड फॉर पीपुल एवरीवेयर डेवलप देयर ऑन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। सर्वत्र जो है यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार हुआ। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट कम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। और जो वन नेशन स्टेट की जो बात थी, एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने का जो विचारधारा था, इसको नेचुरल और यूनिवर्सल यानी प्राकृतिक और विश्व स्तर पर स्वीकृत विचारधारा के रूप में इसको मान्यता दिया गया। आइडिया ऑफ नेशन को और नेशनलिज्म को प्राकृतिक विचार, नेचुरल आइडियोलॉजी के रूप में स्वीकार किया गया और इसे पूरे विश्व स्तर पर मान्यता दी गई। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। चैप्टर 28 में क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई विल ट्राई टू send you the answers of this question. So dear students, I hope that you are being benefited having listened my lecture on history subject, and ultimately the first chapter of history of class 10 has been completed. And if you want to receive my all video lectures, then you can subscribe my channel on YouTube and you will find my all video lectures in my channel. That's all.